हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन जनरल में जैसे कि BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, या जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। तो किसके द्वारा? तो उपरोक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी, उपरोक्त सभी के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे इसको कि स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं? तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं? तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं? तो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य है जो कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश है जो कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। डी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों में लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है। बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश में 29 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश में 80 है, जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से ही चुन के आते हैं, 80 चुन के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं या मैच करने के लिए भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का ही है। देखिए एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसे लोकसभा में 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित है, जो देश के राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं? ठीक है, तो अब स्थिति थोड़ी बदली है। देखिए एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से हैं। प्रश्न काल तक 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54, महाराष्ट्र में 48 थी जब में इसका विघटन मतलब कि पुनर्गठन नहीं हुआ था, मतलब कि बिहार से झारखंड और महाराष्ट्र
अलग नहीं हुआ था ये बिहार से झारखंड वगैरह, तो बिहार उस समय 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया है। अब स्थिति इस प्रकार है, तो देखिए लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, इसमें 80 सीटें हैं, और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं लोकसभा में, और तृतीय स्थान है पश्चिम बंगाल का, 42 सीटें हैं, और बिहार में 40 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो कहाँ किसका स्थान है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र की सीटें 48 है, उत्तर प्रदेश की 80 हैं, और बिहार की 40 हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या है 42, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है, तो लोकसभा के कितने स्थान राज्यसभा के लिए, ये राजस्थान के लिए निर्धारित की गई हैं। राजस्थान के लिए कितने निर्धारित लोकसभा में है, तो 25 सीटें हैं, 25। देखिए लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, तो लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग्य है, तो अभी स्थिति थोड़ी बदली है। तो देखिए अभी बिहार में कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं, और 40 सीटें किस किस को मिला करके आती हैं, तो 40 सीटें आती हैं, देखिए गुजरात में 26 है और असम में 14 है, तो 40 होंगी। गुजरात 26 और झारखंड 14 तो 40 होंगी। मध्य प्रदेश 29 और छत्तीसगढ़ में 11 है, तब 40 होंगी। और तमिलनाडु में 39 प्लस सिक्किम में 1 है, तब 40 होगी। और तमिलनाडु में 39 प्लस मिजोरम में 1, तब 40 होगी। ठीक है, तो स्थिति थोड़ी बदली है। 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ से, देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर के तब 40, पहले कितना मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी जब छत्तीसगढ़ साथ में था, लेकिन अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो इसके पास छत्तीसगढ़ के पास 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश के पास 29, तो 40 जो कि बिहार के बराबर है। बिहार में अभी 40 सीटें हैं, पहले 54 थी। ठीक है, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया है, तो अब झारखंड अलग होने के बाद बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है, तो इनमें से अभी स्थिति बदलने के बाद देखिए इनमें अलग देखते हैं। देखिए पंजाब में अभी 13 सीटें हैं लोकसभा की, पंजाब में 13 सीटें हैं, असम में 14 हैं, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही उपलब्ध हैं, बाकी 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो असम के पास 13 सीटें नहीं हैं, आंध्र प्रदेश के पास 42 हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश अब बदली है स्थिति। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के पास अब 25 सीटें रह गई हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास अब 25 सीटें ही रह गई हैं। ठीक है, तेलंगाना अलग होने के बाद 17 सीटें तेलंगाना के पास चली गई हैं। ठीक है, और असम भी मैच नहीं है। पंजाब में 13 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। ठीक है, और
असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। असम में 14 सीटें हैं। और देखिए आगे देखते हैं, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश में देखिए ए से कितना, ए का 48 किसकी है? तो महाराष्ट्र की है 48 सीटें। और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो अ, छत अ, छत्तीसगढ़ में सीटें हैं 11 सीटें। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। और पश्चिम बंगाल में कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। और तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु में 39 सीट है, ठीक है, तमिलनाडु में 39 सीटों की संख्या है। देखिए यहाँ से देख लेते हैं, डी आंसर है। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 25 सीट हैं आंध्र प्रदेश में, 25 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। ज्ञातव्य है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, तब वहाँ कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश 25 और तेलंगाना लोकसभा में 17 सीटें हैं तेलंगाना के पास, और आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो कौन है? तो उन्नाव है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। 2008 में लागू परिसीमन आदेश के बाद संपन्न 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव, लगभग 19 लाख निर्वाचक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा, तो अब चीज़ें थोड़ी बदली है, ठीक है, 95 लाख के आसपास 2022 वाले उसमें 95 लाख ऐसे करके आया है, ठीक है, इसको अलग से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, बी आंसर होगा, ठीक है, 1952 में बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, कब से कब तक चला था इलेक्शन, पहला वाला जो था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, ठीक है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। देखिए 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो कब हुए थे? 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुआ था, 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसी वजह से तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर है। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, इसी वजह से ए आंसर होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कथन कारण दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा रहता है। इस वजह से 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऐसा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का भी सदस्य हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है? तो वो है लद्दाख है, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होता है? तो स्पीकर जो है चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष जो होते हैं चयनित किए जाते हैं। शब्दों पे ध्यान रखेंगे, चयनित, नियुक्त, मनोनीत, इस तरह से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो शब्दों को ध्यान में रखेंगे कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो चयनित किए जाते, बी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। टिप्पणी, यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, ना कि इलेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चयनित शब्द स्पीकर के लिए है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। देखिए, लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना हस्ताक्षरित त्याग पत्र रिजाइन लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है।
ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94 ग में वर्णित है। इसके अनुसार लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे? लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में? तो इनमें यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है, अध्यक्ष जो है किसको संबोधित करके? तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है, तीसरा आंसर होगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा। केवल 3। और देखिए ऑप्शन, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इनको लोकसभा सदस्य पहले चुन लिया जाता है, उसके बाद ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सदन का सदस्य नहीं हो और ये इनको अध्यक्ष चुना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये लोकसभा के सदस्य होते हैं तभी इनको फिर अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष के पद पर चुना जाता है। ठीक है, सदस्यों में से, लोकसभा के सदस्यों में से ही। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत जब तक वह त्यागपत्र अनुच्छेद 94 ख के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो उसे अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही हैं? तो स्पीकर के विषय में कथन सही है क्या? यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। डी आंसर होगा। ठीक है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यदि समय से पूर्व लोकसभा भंग होती है तो वह नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 ख के अनुसार वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाने का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है क्या? तो सदस्यों को शपथ दिलाना। जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है ये प्रोटेम स्पीकर का। बी आंसर होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो, तब कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? तो जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 है। ठीक है, अनुच्छेद 100 में संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 के अनुसार सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर थे। ए आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल में एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल में एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है, शेष कार्यकाल के लिए इनके बाद। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था
तो किनके विरुद्ध लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीबी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखिए 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेवी कृपलानी सहित 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो मीरा कुमार थी, मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार जो थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो लोकसभा में अभी कोई उपाध्यक्ष नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी 18वीं लोकसभा है, 18th लोकसभा चल रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान के समय लोकसभा में अध्यक्ष तो ओम बिरला हैं लेकिन उपाध्यक्ष कोई नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जो निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीए संगमा थे। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कई बार। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीए संगमा थे। ठीक है, पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। ठीक है, पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में यह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे, 1996 में। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो किनके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 124 और 124 क के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में? तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में। ठीक है, लोकसभा के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि अभी स्थिति बदली हुई है। ठीक है, इसको करंट में उसमें करेंगे। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है आम बहस। ठीक है, किसी विधेयक पर, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा
विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। ठीक है, द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।